अभी now we will solve question number 1. The question number 1 is product side is PbNO32 और reactant side है PbO plus NO2 plus O2. तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करना है और हमने PQR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, O की है। अगर हम O देखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड O कितना है और राइट साइड O कितना है। अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे O कितना है, NO3 2 है तो O हो गया 6। राइट साइड पे अगर हम देखते हैं NO2 में 2O हो गया और O2 है 2O हो गया, तो 2 + 2 4। अगर हम यहाँ पे जहाँ ये Q लिखा है यहाँ 2 लगा देते हैं तो हमारा यहाँ पे O को भी 2 मिल जाएंगे, तो 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा O राइट साइड पे। तो हमारा O क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मीन्स हमारी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या बन जाएगा वो, 2 PbO। तो हमारा क्या बन गया, ये 2 PbO बन गया ये वाला। अब यहाँ पे हमारा O तो बैलेंस हो गया। जब हमने यहाँ पे 2 PbO लगाया तो हमारी प्रोडक्ट साइड पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा Pb को बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, 2 PbNO3 2। अब Pb भी बैलेंस हो गया लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। और यहाँ पे जब हमने यहाँ 2 PbNO3 2 लगाया तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 ज़ा 4। N हो गया प्रोडक्ट साइड पे 4। तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ अगर हम यहाँ पे N को हमें क्या देने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे, तभी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बैलेंस होगा, इक्वल होगा। तो हमारी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमें तीनों की वैल्यू मिल गई है विच इज़ 2 2 एंड 4। तो हमारा P कितना है 2, Q कितना है 2 और R कितना है 4। नंबर 2, मैच द कॉलम्स। यहाँ मैच द कॉलम्स है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमने देखना है कि कौन सा किसका राइट आंसर है। द फर्स्ट इज अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसा मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, गैलियम, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ही ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ए का आंसर हो गया 3। अब यहाँ पे सेकंड है मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन अवर पाम। ऐसा मेटल कि जिसको अगर हम अपनी पाम के ऊपर, अपनी हथेली के ऊपर रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से गैलियम ही ऐसा मेटल है जिसको अगर हम अपने हथेली के ऊपर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इट कैन इवन मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। तो बी का ऑप्शन हो गया ए फर्स्ट। थर्ड है मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। बाकी 2 ऑप्शंस बची है AU एंड मैग्नीज, गोल्ड एंड मैग्नीज। तो मैग्नीज ऐसा है जो कि रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड। तो थर्ड का आंसर हो गया मैग्नीज। फोर्थ है मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ऐसा मेटल के जो एसिड को एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो गोल्ड है जो AU है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन एसिड्स में से, बिकॉज इट इज़ अ नोबल मेटल एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो अकॉर्डिंग टू द मैचिंग्स, दो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Now question number 3, the solution in the given figure is likely to be, कि इस फिगर में जो सोल्यूशन गिवन है वो क्या हो सकता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये नोट कीजिए क्या गिवन है कि बल्ब डज नॉट ग्लो, कि बल्ब ग्लो नहीं करता या बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो बल्ब कब नहीं ग्लो करता, जब सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो इट मीन्स द सोल्यूशन क्या है, ये बेसिक है। यहाँ ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। थर्ड ऑप्शन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड है। डी ऑप्शन है CO2 इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स होती है तो वो भी क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। अब हमारी बी ऑप्शन देखिए क्या है, C2H5OH, इसका मीनिंग है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, बी इथेनॉल, C2H5OH। Now question number 4, an aqueous solution A turns the phenolphthalein solution pink. On addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. Which of the following statement is true for the solution A and B?
पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने फिनोथिलीन के अंदर कोई सोल्यूशन ए डाला है तो फिनोथिलीन का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया है। अब जब हमने उस पिंक फिनोथिलीन के अंदर कोई सोल्यूशन बी डाला कोई और, तो वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया फिनोथिलीन का पिंक कलर। तो अब यहाँ पे ए क्या होगा और बी क्या होगा ये हमने बताना है। अब देखिए, जब भी हम फिनोथिलीन के अंदर बेस को ऐड करते हैं तो फिनोथिलीन का कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। और जब हम पिंक फिनोथिलीन के अंदर एसिड को ऐड करते हैं तो फिनोथिलीन का पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए सोल्यूशन है वो बेसिक है और बी सोल्यूशन क्या है, वो एसिडिक है। और जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनका पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 होता है और एसिडिक सोल्यूशन का पीएच लेवल लेस देन 7 होता है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। Now question number 5, when 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution becomes colorless. This is an example of। कि यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि हमने बतानी है कौन सी रिएक्शन है। क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, लेड के अंदर हमने लेड लिया, पीबी लिया है, उसके अंदर CuSO4 को ऐड किया है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हमने बताना है। अब आप देखिए कि लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो लेड क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिएक्शन हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z are x287, y282 and z28 and we have to tell which element is metal, which element is non-metal. So अब यहाँ पे देखें x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है। x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमें x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ये हमें गिवन है। यू हैव टू रिमेंबर दैट एलिमेंट्स विद 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो उनके आउटर मोस्ट शेल में कौन सा है, 7 है, जैसे x के, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7। तो जिन भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 होते हैं दे आर द नॉन मेटल्स, वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो x हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब y पे आते हैं। y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282 गिवन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 1, 2, 3, जिन एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 होते हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विच आर इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे y के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 1, 2, 3 होता है। तो y क्या हो गया, मेटल हो गया। और दूसरा z हमें गिवन है 2 and 8, तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, बैलेंस है, तो ये क्या है, ये एक नोबल गैस है, तो z क्या होगी, नोबल गैस। अब देखते हैं हम क्या था, हमारा x क्या है, नॉन मेटल है और y क्या है, मेटल है। दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि इसके अंदर हीट को रिलीज किया जा रहा है। कुकिंग ऑफ फूड क्या हो गया, खाने फूड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। और सी क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंडो या एक्सो दोनों हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर, सोडियम क्या एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये क्या है, हीट को रिलीज करेगा और ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा आंसर क्या है, बी, कुकिंग ऑफ फूड। Now question number 8, during cellular oxidation of glucose, ATP is produced along with the formation of other products in this reaction. Which of the following event is associated with production of maximum ATP molecule per molecule of glucose during this process?
क्या बोल रहे हैं कि जब ग्लूकोज का सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे एटीपी प्रोड्यूस होती है और एटीपी के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ हमें नीचे 4 इवेंट गिवन है। इन 4 इवेंट में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस इवेंट में रिलीज होगी ये हमें बताना है। एटीपी मॉलिक्यूल्स मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। Now question number 8. During cellular oxidation of glucose ATP. Now question number 8. During cellular oxidation of glucose ATP is produced along with formation of other products in this reaction. Which of the following event is associated with production of maximum ATP molecule per molecule of glucose during this process? क्या बोल रहे हैं कि जब ग्लूकोज का सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे एटीपी के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ हमें 4 इवेंट गिवन है, हमने बताना है इन चारों इवेंट में से सबसे ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल कब प्रोड्यूस होंगे या सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इथेनॉल इन ईस्ट। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ईस्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो ये क्या है, एनारोबिक रिएक्शन है। जब एनारोबिक रिएक्शन है तो एनर्जी कम रिलीज होती है। और क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी कब रिलीज होता है, ये भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये भी एक एनारोबिक रिएक्शन है, तो इसमें भी कम एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये एरोबिक रिएक्शन है। इट मीन सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में ही रिलीज होगी क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी एरोबिक रिएक्शन में रिलीज होती है। अब आप देखिए ऑप्शंस, तो इथेनॉल इन ईस्ट क्या है, एनारोबिक है, तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड है लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स, ये भी एनारोबिक है, इसमें भी कम एनर्जी रिलीज होगी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल, इसमें भी कम एनर्जी रिलीज होती है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स, ये हमारा आंसर है, ये एक एरोबिक रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा। द क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द circulation of blood in a normal human being the oxygenated blood is pumped to all body parts। हमने बताना है कि कौन सी स्टेज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से पहुंचाया जाता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में हार्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है, हार्ट में ही होते हैं। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाला चैम्बर क्या है, लेफ्ट आर्टियम है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ राइट आर्टियम, यहाँ राइट वेंट्रिकल। अभी यहाँ पे जो रेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ब्लू ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो रेड ब्लड कौन सी साइड पे है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड पे है। तो लेफ्ट आर्टियम का क्या काम है, टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट आर्टियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। और राइट आर्टियम का क्या काम है, राइट आर्टियम का काम है टू रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट आर्टियम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा बॉडी से। और राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल का काम है टू पंप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करता है, लंग्स तक पंप करता है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है कि हमारा आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, यही कॉन्ट्रैक्ट कर होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट। Now next question, there was a cerebellar dysfunction in a patient. Then which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this? This is a question of control and coordination chapter। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन में सेरिबेलर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा
या उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उस पर्सन में या उस पेशेंट में कौन सी एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस आएगी। तो सबसे आप पहले आप समझिए कि सेरिबेलर का काम क्या होता है। सेरिबेलर का काम होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है सेरिबेलर, इसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। एक्चुअली आपकी बुक में सेरिबेलम लिखा है, एनसीईआरटी में। इसका काम होता है प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो अगर किसी पर्सन में यही डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसका पोस्चर और बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा, उसमें डिफ़िकल्टी आएगी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने पे। तो यही हमारा आंसर होगा, पोस्चर और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा उस पर्सन के अंदर। तो आंसर सी इज़ अवर आंसर।